सामीन की खिदमत में सरफराज आलम का पुरखलूस आदाब। हाजिर हूँ प्रोग्राम रू बरू के साथ। सामीन, इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम किसी अदबी, समाजी, सियासी या किसी माशी शख्सियात से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसी शख्सियात को आकाशवाणी के स्टूडियो में मदऊ करें और उनके जो तजर्बात व मुशाहिदात हैं उनसे इस्तिफादा करें। तो इसी सिलसिले के तहत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक मारूफ सिविल सर्वेंट और अदीब व शायर जनाब आलोक यादव साहब। तो आइए उनकी बातचीत से मुस्तफ़ीद होते हैं। आपसे गुफ्तगू कर रही हैं मोहतरमा रेशमा फारूकी। आदाब सामीन, उर्दू मजलिस के खास प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रेशमा फारूकी। बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे शायर की जो दिल से बात करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं अहदे हासिर के मोतबर और मुमताज शायर, नगमा निगार, अदीब, अफसाना निगार, अल्फाज के जादूगर जनाब आलोक यादव साहब। उनकी जो शायरी है उसमें मोहब्बत की नज़ाकत नजर आती है, समाज के जो एक खास तबका है उसकी बेचैनी नजर आती है, इंसानी रिश्तों की हरारत नजर आती है और जिंदगी के नशीबो फराज का गहरा शऊर भी दिखाई देता है। उनके अशार सादगी के साथ दिल में उतर जाते हैं और देर तक अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं और हमारा जहन उनकी जो शायरी है उसे पढ़ने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो हमें अपनी तरफ खींचती है। और जब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, उनकी तरफ हमें क्यों खींचती है उनकी शायरी, तो आपको बता दें कि वाकई उन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने ऐसी कितनी चुनौतियां हैं जिसको एक्सेप्ट किया और जिंदगी में आगे बढ़े। जी हाँ, उन्होंने पोएट ऑफ द ईयर जश्न अदब से हासिल किया 2021 में और इसके बाद दुष्यंत कुमार सम्मान से आपको सरफराज किया गया। और साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी बता दें कि सृजन साहित्य अवार्ड 2016 से भी आपको सरफराज किया गया। और इतना ही नहीं, आप प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी हैं भारत सरकार में। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज की जो शख्सियत है जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम जानना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसे राज हैं जिनसे हम पर्दा उठाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम रूबरू की। तो आलोक साहब, आपका हम इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं और साथ ही साथ आपसे हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आपने अपने इतने मसरूफ वक्त में हमारे सामाईन के लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और एक बार फिर आपको हम उर्दू मजलिस के खास प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा जी, आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे, मेरी खुशनसीबी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आकाशवाणी का, उर्दू मजलिस का और आप सबका। तो आलोक साहब, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप प्रशासनिक सेवा में क्लास 1 ऑफिसर हैं जी और भारत सरकार में हैं जी। तो आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि शायरी और फिर आपका ये ओहदा जी, एक अलग अलग रास्ते लगते हैं। जिस तरह से कहते हैं कि नदी के 2 छोर हैं जी, एक रास्ता अलग, एक रास्ता अलग। ऐसे में आप दिल की बात कैसे कर गए, किस तरह से आप शायर बन गए, या ये मान के चलें कि आप अक्सर व बेशतर मोहब्बत को आवाज़ देना चाहते हैं, मोहब्बत से रूबरू होना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर ये पूछा भी जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर इंसान के बहुत सारे चेहरे होते हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनके मुख्तलिफ रंग होते हैं। तो कोई अफसर होता है उसके साथ खिलाड़ी होता है, कोई अफसर होता है उसके साथ पेंटर भी हो सकता है, कोई अफसर शायर भी हो सकता है। और मैं पहला नहीं हूँ, मुझसे पहले भी ऐसे शायर हुए हैं जो अफसर रहे हैं और शायर भी रहे हैं। तो ये इत्तेफाक कहें या खुदा की रहमत कहें कि मुझे उन्होंने शायरी अता की, ये सलाहियत बख्शी कि मैं कुछ कह सकूं, कुछ अच्छे शेर कह सकूं। और मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूं कि मेरी कलम से कुछ अच्छे शेर निकल जाएं, अच्छी बात निकल जाए जो आपके एहसासात की अक्कासी करे। जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही कहा है। और वाकई मुझे लगता है कि शायरी जो है एक खुदादाद सलाहियत है। बिल्कुल है, बेशक है, ऑफिस दिए, कब आमद होने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो आपकी शायरी की बात हो गई आलोक साहब, जी। अब बात करते हैं आपके बचपन की। जी।
बचपन जो बेहद खूबसूरत होता है, जी। बचपन जो हमेशा हमारी यादों में रहता है। बेशक। तो आपकी भी बहुत सारी ऐसी यादें होंगी बचपन की। फर्रुखाबाद की सरजमी, घर का माहौल और फिर इब्तदाई जिंदगी ने आपकी शख्सियत और शायरी को किस हद तक मुतासिर किया, ये आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरी बात जो हमें लगती है, कई बार यूं भी लगता है कि घर का जो माहौल था वो जी। शायरी का नहीं था, जी, उसे हम अदब से नहीं जोड़ सकते, खासतौर से उर्दू अदब से। जी। और ऐसे में आपका शायरी की तरफ रुझान कैसे? बिल्कुल, आपने दो सवाल पूछ लिए, बल्कि बड़े बड़े सवाल हैं, उनके जी। बड़े बड़े जवाब भी होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों सवालों का जवाब दे पाऊं। मेरी जो पैदाइश है वो फर्रुखाबाद ज़िले में हुई। जी। वहाँ कायमगंज तहसील है जहाँ मेरी ननिहाल थी, वहाँ मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद परवरिश फर्रुखाबाद में हुई। फर्रुखाबाद जो है वो शायरी के एतबार से बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है वहाँ की। गालिब साहब भी वहाँ कुछ दिन क़याम किए थे और उनके हमअसर एक हुआ करते थे लाला माधवराम जौहर। जी। जैसा कि आपने कहा कि मेरे परिवार में कोई शायर या अदबी माहौल नहीं था, ऐसे ही लाला माधवराम जौहर साहब के यहाँ भी कोई शायर नहीं था। जी। वो पूरा का पूरा उनका जो है वो बिजनेस फैमिली थी। लेकिन उनके जो कुछ शेर हैं जो कि आज ज़रबुल मसल बने हुए हैं, जिनमें एक शेर है कि भांपी लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, भांपी लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। वाह, क्या बात है। बिल्कुल ऐसे ही एक शेर है उनका कि नालाए बुलबुले शैदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। और वाकई आपकी बारी अब आ चुकी है। बिल्कुल हाँ, तो मैं उसी ज़मीन से हूँ। उस ज़माने में बहुत सारे बड़े बड़े शायर हुए और बहुत सारे मीर गालिब ने वहाँ पे क़याम किया बहुत समय तक। आज दौरे हाजिर की बात करें तो हमारे साथ हमारे बीच रहे पीपी श्रीवास्तव रिंद साहब, राजेंद्र बहादुर मौज साहब और अभी हमारे शिव अंबर साहब भी हैं जो बहुत अच्छी जिन्होंने शायरी की है। तो शायद उस ज़मीन से कुछ मुझे मिला। परिवार में हमारे जो है वो पढ़ने लिखने का माहौल बहुत था जी। अच्छी मैगजीन, अच्छी किताबों का शौक़ मेरे फादर को भी था, मेरी मदर को भी। और हमारे यहाँ अच्छी मैगजीन्स आती थी जिनसे एक शौक़ वो डेवलप हुआ, एक समझ डेवलप हुई कि अदब क्या होता है, शायरी क्या होती है, कविता क्या होती है, कहानी क्या होती है। वहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद जो है वो मुझे उर्दू से और उर्दू शायरी से शगफ हुआ धीरे धीरे जब मैं स्कूल में था उन्हीं दिनों। आलोक साहब, जब अभी आपने जिक्र किया उर्दू ज़बान का जी। और उर्दू से यकीनन आपको बहुत मोहब्बत रही है, बेशक। तो जानना चाहेंगे कि आपने उर्दू ज़बान किस तरह से सीखी या आपके उस्ताद मोहतरम कौन रहे, इस बारे में भी कुछ बताइए हमारे सामीन को। बिल्कुल, बेशक। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जहाँ मैं पढ़ता था केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ हमारे टीचर थे फारूकी सर। उन्होंने क्लास शुरू की थी उर्दू की, लेकिन वो जल्दी ही ख़त्म हो गई, ज़्यादा दिन नहीं चली। तो मैंने वहाँ अल्फ़ाबेट ज़रूर सीख लिए थे। उसके बाद फिर मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचा जी। तो वहाँ मेरा राब्ता एक ऐसी फैमिली से हुआ जो प्रोफेसर थी उर्दू डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर अतिया निशात खान जी। उनके घर मेरा आना जाना था। और चूँकि उर्दू से मोहब्बत मुझे शुरुआत में हुई जब मैं स्कूल में था, जी। उसका एक बड़ा कारण था हिंदी फिल्में और उनके गाने, ख़ास तौर से साहिर साहब के, मजरू साहब के गाने जो थे, उनकी वजह से मेरा रुझान जो है उर्दू की तरफ हुआ। जी। तो अल्फाज तो मैंने वहाँ से बहुत सारे पिक कर लिए थे। और फिर मैं समझता हूँ कि हम लोग जो बोलते हैं वो हिंदुस्तानी ज़बान, उसमें उर्दू तो शामिल है। जब मुश्किल होने लगते हैं अल्फाज तब हमको लगता है कि ये उर्दू हो गई, जी। नहीं तो हमको लगता ही नहीं है कि उर्दू बोल रहे हैं हम। हमारे ताऊ जी जो हैं वो उर्दू जानते थे, हमारे पिताजी वकील थे तो वो भी उर्दू जानते थे। फिर उनकी जो अदालत की ज़बान है वो भी उर्दू में है बहुत सारी। जी। तो उर्दू से राब्ता तो तभी हो गया था। लेकिन फिर बाद में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक एडमिशन लिया वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स में, जो अतिया मैम ने कराया था। और मैंने वो सर्टिफिकेट कोर्स किया, बहुत अच्छे नंबर्स के साथ में किया, फर्स्ट क्लास था मेरा। फिर उसके बाद फिर एक राब्ता, एक सिलसिला टूट गया। और जब मैंने शायरी शुरू की साल 2013 में बरेली में, जी। तो अकील नुमानी साहब से मैंने जब शायरी सीखी तो मैंने सोचा कि उर्दू को दोबारा सीखूं मैं। उसमें लिखना भी था कि लिखना भी सीखना चाहता था मैं, और पढ़ना भी, स्क्रिप्ट को। जी। तो मैंने संपर्क किया हमारे बरेली कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं शैव्या त्रिपाठी जी, उर्दू की प्रोफेसर हैं वो। जी।
उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई एक टीचर अगर मिल जाए जो मेरे ऑफिस आके मुझे अगर थोड़ा सा पढ़ा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने एक रिसर्च स्कॉलर को मेरे पास भेजा, वारसी साहब थे जी। तो उन्होंने आके मुझको बाकायदा पढ़ाया। वो लंच टाइम में आते थे जी। और हम इमला लेते थे उनसे और फिर उसके बाद कोई किताब पढ़ते थे, फिर उस पर हम चर्चा भी करते थे। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने उस दौरान ये सीख लिया कि उर्दू को कैसे लिखा और कैसे पढ़ा जाता है। तो इसीलिए जो पहला मेरा मजमुआ आया था जी। उसी के नाम, वो हिंदी में था, देवनागरी में भी था और नश्तालिक में भी था। आमतौर पर लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। उर्दू तो कहा जा सकता है कि सीखते हैं लोग, जी। पसंद भी करते हैं, जी। लेकिन कई बार उर्दू में जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, तलफ़ुज़ की बात करते हैं, जी, जी। तो वो आपने किस तरह से सीखा? क्योंकि जब भी हमने आपकी शायरी सुनी है तो हमें जी। कभी एहसास नहीं हुआ कि प्रोनाउंसिएशन की कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है। जी, हो सकता है कभी होती भी हो, लेकिन वो सबके साथ होती है। मैंने ये कोशिश की और मेहनत की है इस पे भी कि मैं तलफ़ुज़ को सीखूं और सही तलफ़ुज़ रखूं अपना। नहीं, वाकई माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सीखा और जी। कहना चाहिए कि आपने मुसलसल मेहनत जो की मेहनत है, की। ये जो पॉलिश किया है आपने, बेशक। कोई कह नहीं सकता कि आपने उर्दू सीखी है। जी। लगता है कि वो भी खुदादा मादरी सलाहियत ज़बान है है। आपकी। जी, जी। उसके बाद मैं कुछ हिंदी कविताएं मैं लिखता रहा। स्कूल डेज में लिखना शुरू किया मैंने। वहाँ पे हमारे फतेहगढ़ में एक दोस्त के घर में रहते थे, वहाँ कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव साहब थे। जी। शुरुआत में उनसे मैंने अपनी कविताएं दिखाई, उन्होंने कुछ समझाया, कुछ इशारे किए। फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी करने गया। जी। मैंने बीएससी वहाँ से किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। साहित्य से मेरा कोई तालीम मेरी नहीं रही। श्रीवास्तव सर ने मुझे एक चिट्ठी दी थी, वहाँ एक बड़े कवि थे, मुझे अभी एकदम से उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो मुझे हाथ पकड़ के ले गए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे उन्होंने पहुँचा दिया आकाशवाणी तक। और वो सिलसिला जो शुरू हुआ आकाशवाणी से वो आज तक जारी है, जारी उसारी है। और बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार मैं जुड़ा हूँ आकाशवाणी से। आपको जान के हैरत होगी शायद कि मेरी जो पहली नौकरी थी मुझे मिली थी मुझे पढ़ते हुए। जी। जी। बीएससी करते ही मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें एक ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का भी जी। नौकरी थी। ये जानना चाहेंगे, आपने अभी जिक्र किया लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एक अदबी माहौल था, जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ एक बहुत अदब शनास लोग रहा करते हैं, पढ़ा करते हैं, पढ़ाया करते हैं, तो आपकी जो तख्लीकी ज़िंदगी है जी। उस पर लखनऊ यूनिवर्सिटी का कितना अहम हम रोल मान सकते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारे समय में ऐसा कोई बहुत अदबी माहौल तो मुझे दिखा नहीं और ना ही मेरा कोई ऐसा कहीं आना जाना था। लेकिन जो पत्र पत्रिकाएं थी वहाँ पे, और ख़ास तौर से आकाशवाणी, उसने ज़रूर मुझे मेरे अदब के शौक़ को, मेरे जो है शौक़ को बरकरार रखा और उसमें इजाफ़ा किया, मेरी मालूमात में इजाफ़ा किया, और मैंने कुछ अच्छा सीखा और अच्छा किया। अब तक की आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत शख्सियात रही होंगी जी। जिन्होंने आपके ऊपर एक गहरा असर भी डाला होगा, और जी। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है कि उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और उनकी कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जो अक्सर दिल पर असर भी हो जाती है। जी। और यकीन मानिए जिस तरह से आज हमें आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है, जी। और यकीनन बहुत हमारे शुक्रिया। सामईन को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत शुक्रिया। वो भी जी। आपको जानना चाहते होंगे, सुनना चाहते होंगे। तो यकीनन एक लंबा सफ़र रहा है आपका अदब की दुनिया में, कई सारे मुशायरों में आप सुने जाते रहे हैं और लोग सुनना चाहते हैं, तो कोई और ऐसी शख्सियत रही जिसने आप पर गहरा असर डाला हो? जी, मुझे लगता है कि हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत बड़े लोग हैं जिनको पढ़ के मुझ पे बहुत असर हुए, लेकिन मिल के असर होने वाली बात अगर देखें तो मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े लोग, कहा जाता है ना, खजूर की तरह हैं जी। जिनसे छाया और फल दोनों ही बहुत दूर होते हैं। जी। मेरे जीवन में जो 2-3 लोग जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, कि वो मैंने जैसे पहले बताया कि श्री कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव साहब थे जिन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा शुरुआत में, और जब मैंने शायरी शुरू की, गज़ल की तरफ मैं चला, और गज़ल को मैंने बाकायदा उसका जो बहर वज़ान है और वो सब सीखा, क्राफ्ट सीखा गज़ल का, वो था 2013 साल। 2013 में बरेली में पोस्टेड था, और मैंने 93 के बाद लगभग कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा। हाँ, 93 में एक ब्रेक लिया मैंने, और यूपीएससी की वजह से
तो फिर लिखना विखना सब बंद हो गया था। और 2013 में दोबारा शुरू हुआ। उस समय मेरी मुलाकात जो है वो अकील नुमानी साहब से हुई, जो बहुत बड़े शायर हैं और मेरे उस्ताद हैं। तो सबसे ज़्यादा असर जो है उन्हीं का है मेरे ऊपर, और उन्होंने ही हाथ पकड़ के मुझे सिखाया। इसके अलावा एक सरदार ज़िया साहब थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने भी बहुत मुझे प्यार किया, मेरी तरबियत की और मुझे शायरी का फ़न सिखाया। वसीम बरेलवी साहब से मेरी मुलाकात कई बार हुई। तो उनसे जो बातें करते हुए बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, वो मतलब बिल्कुल अल्टीमेट है। बिल्कुल, आप कलम के बादशाह कहलाते हैं, और जैसे अक्सर हम देखते भी हैं कि आप नज़में भी लिख रहे हैं, आप गज़लें भी कहते हैं। तो आपकी नज़र में उर्दू अदब में वो कौन सी सिन्फ है जिसमें एक शायर अपनी बात खूबसूरती से कह सकता है और दावे से कह सकता है? ये शायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिन्फ में बात अच्छी तरह कह पाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर छोटी सी बात है और इशारों में कहना है तो गज़ल से बेहतर कोई सिन्फ नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ी बात को और बहुत सारे शब्दों में कहना हो, जिसको छोटी सी 2 पंक्तियों 2 मिसरों में कहना मुमकिन ना हो, तो उसके लिए नज़्म बहुत अच्छी चीज़ है। यानी आप नज़्म के भी शायर हैं और गज़ल के भी शायर हैं। मैं कोशिश करता हूँ। नज़्म तो मैंने बहुत कम कही है, लेकिन हैं 2-4 नज़्म हैं। उसका कारण एक है कि मैं जिस नौकरी में हूँ वहाँ पे वक्त की थोड़ी कमी रहती है। शायरी एक सहूलत देती है मुझे कि कभी कोई ख्याल आया और वो 2 मिसरों में ढल गया, तो वो कहीं भी मोबाइल पे भी लिखा जा सकता है, या किसी पर्ची पे भी, या किसी नोटपैड पे भी। फाइल को साइन करते हुए भी एक शेर हो सकता है, और मीटिंग के दौरान भी एक शेर हो सकता है। हालांकि ये ख़तरनाक होता है कि मीटिंग के दौरान आप का ध्यान कहीं और चला जाए, लेकिन कभी कभी एक रिलैक्सिंग माहौल भी होता है, एक समय ऐसा वक्फा आता है जहाँ आप कुछ सोच सकते हैं। और शायरी क्या है, सामने से देख के मुझे जो लगता है, मैंने जो किया अब तक, मैं बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट था, तो उस समय भी मैं लोगों को ऑब्जर्व बहुत करता था। शायद इसी वजह से मैं शायरी और ये अदब की तरफ मुड़ा हूँ। तो जब भी मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं बहुत गौर से देखता हूँ लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वहीं से कोई शेर उपजता है उनकी बातों से, उनकी हरकतों से, और फिर मैं उसको लिख लेता हूँ। देखिए, शायर जो है वो लोगों के समाज की अक्कासी करता है। कभी कभी कुछ वो रोशनी देता है, वो एक जुगनू की तरह होता है जो कभी रास्ता दिखा तो देता है, लेकिन आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता, वो आपको खुद करना होगा। तो मेरा भी ऐसा ही है कि मैं कभी कोई बात होती है जो समाज में, जिसको मुझे लगता है कि यहाँ पे सुधार होना चाहिए, तो हम उस बात को इस तरह से दिखाना चाहते हैं जिससे कि लोग खुद सोचने पे मजबूर हो जाएं। और जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, जो लाने हैं या जो काम करने हैं, वो लोगों को खुद करने पड़ेंगे। बिल्कुल। एक दौर ऐसा था जब मुशायरे बादशाहों और जो नशिस्तें थी वो ख़ास महफिलों में ही आरास्ता की जाती थी। बिल्कुल। और वक्त बदलता चला गया, आज हम डिजिटल हो गए हैं, और आज एक शायर की जो रसाई है आम आदमी तक बहुत आसान हो गई है जी। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि वो दौर ज़्यादा खूबसूरत था या जो डिजिटल दौर है जिसमें शायर अपनी बात बहुत जल्दी आम लोगों तक पहुंचा सकता है? आप क्या कहेंगे कि पहले ज़्यादा बेहतर था या अब ज़्यादा बेहतर है? मुझे तो अभी ज़्यादा बेहतर लगता है। और मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ तो मुझे हर दौर, हर नया दौर पिछले दौर से कई मायनों में बेहतर लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि बचपन बहुत अच्छा था, मुझे लगता है कि बचपन से मेरा अभी समय बहुत अच्छा है। डिजिटल दौर ने हमको एक सहूलत दी है कि हम अपनी बात को बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा सकें। हालांकि उसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वो सभी मामलों में होता था, पहले भी होता था ऐसा। पहले रिसाले और अखबार जो थे कम थे, उसमें कम लोग छप पाते थे। अब ज़्यादा लोगों को मौका मिलता है कि आवाम तक अपनी बात पहुंचा पाएं, अपनी कला का मुजाहरा कर पाएं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है, मुझे लगता है। आलोक साहब, वैसे तो बड़ा मुश्किल ये सवाल है किसी भी शायर से पूछना कि आपको बेशक अपना हर एक शेर, जिस तरह से कहते हैं एक माँ को अपने सारे ही बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जी, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बेशक बेशक। तो उसी तरह से जब हम एक शायर से सवाल करते हैं कि आपकी अब तक की जो शायरी रही है उसमें आपको कोई शेर, कोई गज़ल, कोई नज़्म ऐसी है जो आपके दिल को बहुत करीब से गुजरती हो? जी, कुछ शेर हैं ऐसे जो मैं आपको सुना सकता हूँ जी। जिसमें 1-2 गज़ल हैं जो कि
2014 के आसपास कहीं छपी थी। उसमें एक गज़ल है कि मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, मौन के ये आवरण मुझको बचा ले जाएंगे, वरना बातों के कई मतलब निकाले जाएंगे। वाह, राजनीतिक व्याकरण तुम सीख लो पहले जरा, वरना फिर अखबार में फिक्रे उछाले जाएंगे। वाह, क्या बात है। जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, जानते हैं रहनुमा देंगे हमें कैसा जवाब, आज के सारे मसाइल कल पे टाले जाएंगे। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गाँव में, शहर से हाकिम के हरकारे जो आए गाँव में, जाने किसके छीन के मुंह के निवाले जाएंगे। बहुत खूब। कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, कब तलक भरते रहें दम दोस्ती का आपकी, आज तीनों में ना हमसे सांप पाले जाएंगे। क्या बात है, बहुत खूब। अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की हुकूमत हो चली है हर तरफ, अब अंधेरों की अदालत में उजाले जाएंगे। वाह। प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, प्यार का दोनों पे आखिर जुर्म साबित हो गया, ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। ये फरिश्ते आज जन्नत से निकाले जाएंगे। बहुत खूब, क्या बात है। यानी ये कहा जा सकता है ये जो आपके अशआर हैं ये आपके दिल के बेहद करीब हैं। बेहद करीब है। क्या बात है। यहीं पर एक और सवाल निकलता है जी। आप माशाल्लाह बहुत ही खूब कहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं जी, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक शायर जो है वो किसी और की शायरी को भी बेहद पसंद करता है, हाँ, तो ऐसा कौन सा शायर है जिसका कोई शेर आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप ये कह दें कि जो अभी आपने मुझे सुनाया है, जो आपके दिल के बहुत करीब है, कि मैं ये सब उसको दे दूंगा अगर वो शेर वो मेरे नाम कर दे, ऐसा कौन सा शायर है? अभी तो गालिब की आपने बात कर दी वैसे तो, लेकिन मुझे दौरे हाजिर में जो है मुझे बशीर बद्र साहब बहुत पसंद है जी। मैं हर बार ये बात कहता हूँ, अगर एक का नाम लेना पड़े वैसे तो वसीम बरेलवी साहब भी हैं, बशीर बद्र साहब भी हैं, रात इंदौरी साहब भी हैं, बहुत सारे शायर अच्छे हैं बेशक, आज के भी और पुराने तो खैर हैं अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे एक और सवाल ये जानना चाहेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे, क्लास 1 ऑफिसर हैं आप, तो आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे शायरी करनी है, या कोई ऐसा आपका खास कोई ऐसा पहलू रहा जिंदगी का कि आपको लगा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, या कोई ऐसा खास वाकया जो आपकी जिंदगी का खास रहा हो जो शायरी से भी जोड़ता हो आप? मैंने अभी आपको शायद बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं जब स्कूल में था तो बहुत इंट्रोवर्ट था, अभी भी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, और लेकिन लोगों को देखता हूँ और देखते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं और मैं उसको एनालिसिस करता हूँ और बड़ा हसास तबीयत का आदमी हूँ मैं, तो छोटी छोटी बातें मुझे दुखी भी करती हैं, खुश भी करती हैं, तो उन एहसासात को लिखने के लिए सबसे अच्छी सिन्फ जो मुझे लगी वो शायरी थी। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो मेरा पेशा है उसमें मुझे अपनी बात कहने का सबसे अच्छा मौका जो है, सबसे अच्छी सहूलत जो है वो शायरी देती है, ख़ास तौर से गज़ल, जिसमें 2 मिसरों में अपनी बात कह के निकल लेते हैं। बिल्कुल, शायरी में आपके दर्द भी नजर आता है और दूसरी बात ये उम्मीद भी नजर आती है। जी बेशक। तो दर्द और उम्मीद, इसका तवाजुन आप किस तरह से बिठाते हैं? देखिए, जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो फिर कहीं उम्मीद भी दे जाता है। मुझे लगता है कि हम दर्द की हद पार करते हुए कभी कभी उम्मीद का दामन थाम लेते हैं, एक रोशनी एक दिखती है मुझे और हम फिर नई दिशा में चल पड़ते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक नया आपको रास्ता मिल जाता है, एक नया एहसास मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। तो आलोक साहब, बहुत सारी बातें हमने आपके साथ की, आपके शुरुआती ज़िंदगी के बारे में हमने जाना। अगर हम अब अपने सामईन की बात करें, नई नस्ल की बात करें, तो उसमें वो किस तरह से इसमें अपना करियर बना सकते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आपकी तालीम, आपकी शायरी एक अलग ही रुख देती है। देखिए, जब हम लोग छोटे थे उस समय जो करियर था वो 2-3 चीज़ों में घूमता था। शुरुआत होती थी 12th के बाद या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ जी। अब आजकल तो बहुत सारे करियर अवेलेबल हैं लोगों के और बहुत सारी ब्रांचेस हैं हर चीज़ में, चाहे वो लॉ हो, चाहे बीए हो, चाहे डॉक्टरी हो, किसी में भी जाना चाहें, इवन आर्ट्स में भी बहुत सारे ओपनिंग्स हैं। तो हर व्यक्ति को, हर नौजवान को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो उसकी रुचि किधर है। कोशिश करें कि जो आपका नेचुरल फ्लेयर है उस तरफ आप जाएं और उसके लिए आप मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आज भी कहता हूं कि मेहनत के अलावा कोई भी चारा नहीं है। बिल्कुल, मेहनत के लिए कहते हैं कोई शॉर्टकट भी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है और वही आपके हाथ में है।
कभी कभी लोग कहते हैं ना किस्मत 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 की बात करते हैं। मैं कहता हूँ किस्मत कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको फल मिलेगा। उस फल का आपके लिए आपको मेहनत करनी जो भी आप चाहते हैं। किस्मत आपके हाथ में नहीं, अगर होती भी है तो आपके हाथ में तो है नहीं। अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल। अगर है तो आपको मिल जाएगा किस्मत का सहारा, लेकिन आपको मेहनत का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कहते भी मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें। जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो जो भी आपको करियर चुनना है उसको चुनिए और उसकी तरफ 100% दीजिए। अगर आप 100% देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको मंजिल मिलेगी। और जहाँ तक आपके शौक की बात है तो एक दो शौक आपके ज़रूर होने चाहिए। मैं देखता हूँ यूपीएससी में भी हम लोग जब पढ़ते थे तब भी कहा जाता था कि यूपीएससी में जो इंटरव्यू होते थे उसमें ज़रूर पूछते थे कि आपकी हॉबी क्या है। तो एक आध हॉबी आपकी होनी ज़रूर चाहिए, चाहे आप टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, स्विमिंग करें, डांस करें, आर्ट कोई अगर आपको आती है, कोई पेंटिंग आती है, शायरी आती है, कहानी लिखना आता है, जिस तरफ आपकी रुचि हो वो ज़रूर आप उसको परस्यू करिए और लगातार उस पर सीखते और इजाफा करते रहिए। बिल्कुल। सामयीन की बात करें आलोक जी, तो सामयीन के लिए आप क्या कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की नस्ल बहुत होशियार है और हमसे ज़्यादा उनके पास मालूमात है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छा करेंगे ज़िंदगी में। बस यही है कि वो मेहनत करें, लगे रहें। मेरा एक शेर है कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहेगा। वाह, क्या बात है। तो ये कलम जो है वो वैसे मैंने शायरी के लिए कहा, लेकिन वो कलम की जगह पे कुछ भी हो सकता है। आपका बैडमिंटन का रैकेट भी हो सकता है। तो उस शौक को जिंदा रखिए, मेहनत करिए। बिल्कुल, यानी लगातार मेहनत करनी है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना है। जैसे कहते भी हैं अक्सर के फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तू अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज पैदा कर। जी। और ये कहा जा सकता है जनाब आलोक यादव साहब के लिए भी कि मुसलसल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की। न जाने कितनी चुनौतियां उन्होंने अपनी आंखों के सामने खुद महसूस की, लेकिन लगातार मेहनत करते रहे और आज अपना एक ऐसा मकाम बना लिया है उन्होंने कि उन्हें आज दुनिया जान रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बेशुमार बातें करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि मेहनत के साथ साथ जो है अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए लोगों से, आपको किसी सीनियर से, किसी बड़े से, तो आपको जो है वो उनके पास जाना पड़ेगा और उनसे मांग करनी पड़ेगी। अपना जो रवैया है वो नर्म रखिए और जो ये हमारे यहाँ कहा जाता है जैसे याचक की तरह मांगिए। गुरु और शिष्य की परंपरा जो होती है उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको मार्गदर्शन भी अच्छा मिलेगा और दुआएं भी मिलेंगी बुजुर्गों की। बिल्कुल, प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं कभी नहीं आता। जी। तो सामीन हमारे साथ थे जनाब आलोक यादव साहब और यकीनन उनकी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम जानकर अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने लिए एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो आज के रूबरू में इतना ही, हमें यही इजाज़त दें। आदाब। शुक्रिया। सामीन, अभी आप रूबरू प्रोग्राम के तहत मारूफ सिविल सर्वेंट और अदीब व शायर जनाब आलोक यादव साहब से उनकी ये गुफ्तगू सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी मोहतरमा रेशमा फारूकी। प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।